हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर अगेन। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। फिजिकल एजुकेटर इकलौता ऐसा चैनल है जो आप तक लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि 2022 एंड 23 बैच के बच्चों का जो सबसे लेटेस्ट सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग हम सारा करिकुलम को कवर कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर के जो कंटेंट है वो क्या है। तो फर्स्ट आता है इसके अंदर फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग द कॉम्पोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। सेकेंड है हमारे पास इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। थर्ड है हमारे पास इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। और फोर्थ हम जानेंगे कुछ स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला टॉपिक जो कि है फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग द कॉम्पोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ऐसे कौन से कंपोनेंट होते हैं फिजिकल फिटनेस के। तो सबसे पहले होता है स्ट्रेंथ, सेकंड आता है हमारे पास एंड्योरेंस, थर्ड है स्पीड और फोर्थ है इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी। बारी बारी से सबके बारे में थोड़ा डिटेल के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं ऐसे कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर है जो कि हमारी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करेंगे कि एक बंदा कितना स्ट्रेंथी होगा, उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ होगी, ये कैसे पता चलेगा। किन फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स को मैं देख के उसकी स्ट्रेंथ को मैं जज कर सकता हूं। तो सबसे पहला इसके अंदर आता है साइज ऑफ मसल। अगर एक बंदा जो ज्यादा मस्कुलर है वो उसके अंदर मस्कुलर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा स्ट्रेंथी होगा, हम उसके मसल के साइज के अकॉर्डिंगली अंदाज़ा लगा सकते हैं ये चीज़। सेकंड आता है उसका बॉडी वेट। जितना हैवी पर्सन होता है वो लिफ्टिंग कैपेसिटी, उसका स्ट्रेंथ की जो कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो जितना हैवी पर्सन होगा, जितना वाइड होगा, जितना बड़ा वो ह्यूज होगा, उतना ज़्यादा वो स्ट्रेंथी होगा। जबकि जो छोटे होंगे, जिनका फ्रेम साइज छोटा होगा, जिनका बॉडी साइज थोड़ा छोटा होता है, वेट कम होता है, उनका जो स्ट्रेंथ लेवल होगा वो भी थोड़ा कम ही रहता है। थर्ड आता है इसके अंदर मसल कॉम्पोजिशन। आपका मस्कुलर कॉम्पोजिशन कैसा है, क्या आपके पास किस टाइप के मसल फाइबर ज़्यादा है, वो डिपेंड करेगा कि आपका स्ट्रेंथ कितना होने वाला है। फोर्थ आता है इसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ नर्व इम्पल्सेस। जब हम ट्रेनिंग करते हैं, चाहे हम वो वेट ट्रेनिंग करें या हम कोई भी ऐसा कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग करें, जब भी हम कोई मेनली स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग करते हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हमारा जो ब्रेन होता है वो लगातार सिग्नल्स भेजता है हमारे सारे स्केलेटल मसल्स को। सारे मसल्स तक लगातार हमारा ब्रेन सिग्नल भेजेगा और हमें एक एक्टिविटी करने की आदत पड़ती है। तो अगर मैं जिम में जाके ऐसे डंबल उठा रहा हूँ, मैं शोल्डर प्रेसेस करने के लिए डंबल उठा रहा हूँ, तो मैंने डंबल उठाने तक का ये जो मेरा आदत है वो बनाएगा मेरा ब्रेन लगातार मेरे मसल्स को अलग अलग इंटेंसिटी में नर्व इम्पल्सेस भेजेगा। अगर मैं ये मान लो मैं 20-20 किलो का डंबल उठा लिया और मैं इजीली उठा पा रहा हूँ, अब मैं इस 20 की जगह इस डंबल को मैं 40 का कर दूँ तो मैं कैसे उठाऊंगा इसको। तो मेरा ब्रेन जो है वो लगातार बड़े बड़े सिग्नल्स भेज रहा है कि हाँ उसको लिफ्ट करो, लेकिन मेरी मस्कुलर कैपेसिटी से वो बाहर है। तो मेरा ब्रेन कितने स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स भेजता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी होने वाली है। ओके, अगर वो कम स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजेगा बहुत, जिसके अंदर मेरे को प्रिसीजन वाला काम है, जहाँ पे मेरे को बहुत ध्यान से लिखना है, कुछ मेरे को सुई के अंदर धागा डालना है, तो बिल्कुल हल्के हल्के सिग्नल्स भेजेगा ब्रेन। लेकिन जहाँ पे मेरे को स्ट्रेंथ वाला काम करना है तो वहाँ पे मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट आता है इसके अंदर फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस। हमारे एंड्योरेंस को डिटरमाइन करने वाले ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहला आता है हमारे पास एरोबिक कैपेसिटी। एरोबिक कैपेसिटी का मतलब कि हम एक बार में कितना सांस ले पाते हैं, ठीक है, दैट इज आवर एरोबिक कैपेसिटी। अगर मैं ज़्यादा एयर को इनहेल कर पाऊंगा तो मैं ज़्यादा ऑक्सीजन का कंजम्पशन करूंगा, मतलब ऑक्सीजन लेवल मेरा ज़्यादा होगा, सैचुरेशन लेवल ज़्यादा होगा, तो मैं ज़्यादा देर तक किसी एक एक्टिविटी को सस्टेन कर पाऊंगा। हमारा एंड्योरेंस का मतलब होता है कि मैं एक एक्टिविटी को कितनी देर तक लगातार कर सकता हूँ, कितनी देर तक उसको सर्वाइव कर सकता हूँ, कितनी देर तक उसको सस्टेन कर सकता हूँ। सेकेंड आता है हमारे पास लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। आपने ये ज़रूर देखा होगा, जब आप लगातार किसी एक्टिविटी को कर रहे होते हो तो आप बहुत थकान फील करते हो। अब थकान के बाद आपको एक पेन होने लगता है। वो पेन होने का कारण है कि हमारी बॉडी के अंदर हमारा बॉडी जो होता है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। वो एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से हमारे मसल का जो पीएच लेवल है वो
बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी मसल जो है वो एसिडिक हो जाती है। अब इस एसिडिक मसल्स हमारे पेन करती है, तो अगर मेरे को उस एसिडिक लैक्टिक एसिड टॉलरेंस मेरा अच्छा होगा, मेरे को उसके अंदर काम करने की आदत होगी, तो मैं ज़्यादा देर तक किसी एक्टिविटी को कर पाऊंगा। कुछ लोग होते हैं जो कि पेन के अंदर बहुत देर तक काम कर लेते हैं, कई लोगों को पेन बर्दाश्त नहीं होता, वो जल्दी हार मान जाते हैं। थर्ड आता है मूवमेंट इकॉनमी। मैं एक एक्टिविटी को कितनी देर तक कर पाऊंगा वो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं वेस्टफुल एक्टिविटी कितनी कर रहा हूँ। अगर मान लो मुझे जैसे शोल्डर प्रेस करना था, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डंबल उठाता हूँ और ये सिंपल एक्सरसाइज करता हूँ, एक सिंपल मूवमेंट है। लेकिन अगर ये ना करके मेरे को बोला डंबल ही तो उठाना, तो मैं ऐसे ऐसे करके ये करके ऐसे उठा रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा, वेस्टफुलनेस ज़्यादा है, तो मैं उसके अंदर फटीग जल्दी हूँगा, क्योंकि मेरे अंदर मूवमेंट इकॉनमी नहीं है। मूवमेंट इकॉनमी कम से कम एफर्ट के अंदर जो भी आपका एक्शन है उसको कंप्लीट करके दिखाओ, दैट इज मूवमेंट इकॉनमी। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास मसल कॉम्पोजिशन। अगर आपके पास स्लो ट्विच मसल फाइबर ज़्यादा है आपकी मसल्स के अंदर, तो आप देर तक सस्टेन कर पाओगे किसी भी एक्टिविटी को, क्योंकि हमारे स्लो ट्विच मसल फाइबर्स देर में फटीग होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके अंदर फैक्टर डिटरमाइनिंग स्पीड। तो कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि आपकी स्पीड को डिटरमाइन करने वालेंगे। तो फर्स्ट आता है आपका मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम। आपका नर्वस सिस्टम कितना मोबाइल है, कितनी जल्दी रिएक्ट करेगा, कितनी जल्दी चेंज करता है अपने आप को, वो डिटरमाइन करेगा आपकी स्पीड को। सेकेंड आता है अगेन मसल कॉम्पोजिशन। अगर आपके अंदर फास्ट ट्विच मसल फाइबर, कौन से फास्ट ट्विच मसल फाइबर ज़्यादा है, तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे। ठीक है, अगर फास्ट ट्विच मसल फाइबर ज़्यादा है तो आप बहुत अच्छी स्पीड के अंदर काम कर सकते हो। नेक्स्ट आता है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। अगर एक बंदे की एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ यानी एकदम से जो वो स्ट्रेंथ लगाता है, अगर वो बहुत अच्छी है तो उसके अंदर स्पीड नेचुरली बहुत ज़्यादा होगी। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत एक मेजर फैक्टर है आपकी स्पीड का, तो अगर आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करते हैं तो आप अपनी स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बायोकेमिकल रिजर्व एंड मेटाबॉलिक पावर। बायोकेमिकल रिजर्व इज कि हमारे अंदर जब भी हमारा बॉडी कुछ एक्सप्लोड ऑफ एक्टिविटी करता है तो हमें एटीपीएस की ज़रूरत होती है, जो कि है एटीपीएस। ठीक है, अब इस एटीपीएस का एक्यूमुलेशन हमारी बॉडी के अंदर कितना है, हमारे बॉडी के अंदर क्रिएटिन फोस्फोजन का एक्यूमुलेशन कितना है, वो डिपेंड करेगा कि हम कितना अच्छे तरीके से एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले। चलिए आगे बात करते हैं हम इसके अंदर फैक्टर डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। और फ्लेक्सिबिलिटी से अगर स्पीड बढ़ती है तो देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर कौन से थे। तो हमारा मस्कल के अंदर कितना स्ट्रेंथ है वो बताएगा हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी हो सकती है। अब ये स्ट्रेंथ का फ्लेक्सिबिलिटी से क्या लेना देना, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथी हो और आपका मसल साइज़ बड़ा है, ठीक है, अगर मान लो मेरा बाइसेप जो है वो इतना बड़ा है, तो इतना बड़ा होगा तो मेरा हाथ इतना ही मूव हो पाएगा, जबकि इन जनरली मेरा हाथ इतना मूव होता है। तो ये जो रेंज ऑफ मोशन है ये डिक्लाइन हो गया ना मसल के मास की वजह से। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, जो हमारा रेंज ऑफ मोशन है वो रिड्यूस हो जाता है। तो हमारा मस्कुलर स्ट्रेंथ या मस्कुलर स्ट्रेंथ की जगह मैं यहाँ पे साइज लिखना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। मस्कुलर साइज जो होता है वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को रिड्यूस कर देगा। अगर ज़्यादा मसल साइज होगा फ्लेक्सिबिलिटी कम होगा, मसल साइज कम होगा तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगा। जॉइंट स्ट्रक्चर, हमारा जॉइंट कौन सा है, अगर मेरा जैसे शोल्डर जॉइंट है जो कि एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, इसका मोबिलिटी वो हमेशा ज़्यादा होगा, इसका रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा होगा, जबकि बजाय मेरा एल्बो जॉइंट जो वो एक हिंज जॉइंट है जिसका रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड है बहुत। ठीक है, अच्छा, फिर आता है एज एंड जेंडर। जो फीमेल्स होती है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है मेल से, और जैसे जैसे हम ओल्ड एज की तरफ बढ़ते रहते हैं हमारा फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस होता चला जाता है। तो अगर आपकी उम्र ज़्यादा होती जाएगी तो आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे खोते जाओगे। नेक्स्ट आता है स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल। हमारी मसल कितना स्ट्रेच हो सकती है वो डिपेंड करेगा कि आपका फ्लेक्सिबिलिटी कितना होने वाला है। अगर मसल अच्छा स्ट्रेच हो पाती है तो आप आराम से रेंज ऑफ मोशन को कंप्लीट कर पाओगे विदाउट एनी पेन। ओके, इंटरनल इन्वायरमेंट कैसा है, अगर हमारी बॉडी गर्म है तो मैं ज़्यादा फ्लेक्सिबल होऊंगा, अगर मेरी बॉडी ठंडी पड़ी हुई है तो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी को थोड़ा सफ़र करना पड़ेगा, मुझे और ज़ोर लगाना पड़ेगा, मुझे थोड़ा पेन बियर करना पड़ेगा एक लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन को अचीव करने के लिए। प्रीवियस इंजरी, अगर मेरा कोई प्रीवियस इंजरी का रिकॉर्ड है तो मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है,
नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक इफेक्ट ऑफ मसल एक्सरसाइजेस ऑन मस्कुलर सिस्टम। अब जो हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उससे हमारे मस्कुलर सिस्टम पे क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि एक बहुत इजी है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी चीज़ है जो आप अपनी तरफ से भी समझ सकते हो। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो भाई आपका मसल जो होगा वो एक डेफिनेट शेप लेगा, तो आपका जो करंट शेप है वो चेंज हो जाएगा, आपका जो मसल साइज है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप रेगुलर इंटेंसिव एक्सरसाइज करोगे तो आपका मस्कुलर साइज इंप्रूव हो सकता है, बढ़ सकता है। फॉर्मेशन ऑफ मोर कैपिलरीज, आप ज़्यादा से ज़्यादा कैपिलरीज प्रोड्यूस करोगे ताकि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन और बेटर हो पाए, एक्सचेंज ऑफ गैसेज और अच्छी तरीके से हो पाए, और ज़्यादा तरीके से मैं ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाऊँ। ठीक है। मसल रिमेन इन टोन पोजीशन, अगर जो ज़्यादा एक्टिव है, जो रेगुलर एक्सरसाइज करता है, अगर उसका आर्म नॉर्मल भी ऐसा रहेगा ना तो एक कर्व सा जो नेचुरल कर्व्स है वो देखने को मिलेगा, उसको फ्लेक्स करेगा तब तो वो कर्व बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है। कंट्रोल एक्स्ट्रा फैट, अगर आप रेगुलर मस्कुलर एक्सरसाइज करोगे या मस्कुलर सिस्टम की एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी पे जो एक्स्ट्रा फैट की जो लेयर डिपॉजिट होती रहती है हमारे एडिपोज टिश्यू के नीचे, यानी हमारे जो इस टिश्यू के नीचे जो एक्यूमुलेट होती रहती है वो कम से कम होगी। चेंज इन कनेक्टिव टिश्यूज़, हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ जो है वो और अच्छी तरीके से मोटे हो पाएंगे, जो हमारा स्ट्रेंथ है वो एक मेंटेन रहेगा। कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर हमारे जो मेनली आते हैं, जैसे कि मैं जॉइंट के कनेक्टिव टिश्यूज़ बताऊं तो उसके अंदर हमारे लिगामेंट्स और टेंडन्स वो और स्ट्रॉन्ग बन पाएंगे, उनका जो गिर्थ है जो इतने पतले थे वो और मोटे हो जाएंगे। ठीक है। तो उनका साइज़ बड़ा होगा, वो और स्ट्रेंथी होंगे, आपके जॉइंट और स्टेबल बनेंगे, तो आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। नेक्स्ट आता है इफिशिएंसी ऑफ मूवमेंट ऑफ मसल, आप मसल को जिस तरीके से मूव करते हो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी क्योंकि आपका मसल साइज अब अच्छा हो चुका है। ओके। अच्छा, इसके अलावा कुछ बेनिफिट है कि आपका जो फटीग है वो डिले हो जाएगा क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा कैपिलरीज है। ठीक है। ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज पे रहोगे तो। इंक्रीज करेगा फूड स्टोरेज, जो हमारे मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन स्टोरेज जो रहता है, बाकी जो हमारे एटीपीएस का स्टोरेज रहता है, ये सारे स्टोरेज जो होंगे वो इम्प्रूव हो जाएगा और हमारा मसल और बेटर तरीके से वर्क करना के लिए काबिल हो जाएगा। एक्सरसाइज और एंड इट्स बेनिफिट्स, तो एक्सरसाइज करोगे तो इसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत है कि भाई आप मस्कुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह केवल आपके मसल पे फर्क पड़ रहा है, आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी इंप्रूव होगा, आपके ऑर्गन बेटर तरीके से फंक्शन करेंगे, आपका साइकोलॉजिकल जो ब्रेन है वो मोर फंक्शनिंग बनेगा। ठीक है। आपका एक न्यूरल पैटर्न जो होता है वो इंप्रूव होता है, तो ये सब चीज़ें भी आप साथ ही में ही डेवलप करोगे। नॉन फंक्शनिंग फाइबर्स बिकेम एक्टिव, अब एक बात बताओ, अगर मैं किसी चीज़ का यूज़ ना करूं तो उसमें क्या होता है, धूल मिट्टी जमती है वो पड़ा रहता है। ठीक है। ऐसा ही होता है हमारे मसल फाइबर्स के साथ भी, अगर मैं किसी पर्टिकुलर मसल फाइबर्स का यूज़ ना करूं तो हमारी बॉडी सोचती है भाई इस पर एनर्जी क्यों खर्च करना, क्योंकि इसका तो कुछ यूज़ ही नहीं है, तो वो उसको ऐसे ही पड़ा रहने देती है। लेकिन जब आप एक्टिव हो जाते हो और बॉडी को लगता है कि भाई ये तो बहुत लिफ्ट करता है, भाई बहुत हैवी वेट्स उठाता है, इसको तो और मसल की ज़रूरत है, तब वो उन एक्टिव को फाइबर्स को जो अभी तक ऐसे ही पड़े हुए थे उनको एक्टिव करेगी और इन्वॉल्व करेगी, तो आपका मसल्स जो होंगे वो और बेटर तरीके से, अच्छी तरीके से आपको दिखेंगे। ठीक है। बॉडी पोस्चर रिमेन करेक्ट, अगर आप मस्कुलर एक्सरसाइज करते हो तो बॉडी पोस्चर, जो कि कुछ पोस्चरल डिफॉर्मिटी हमने पढ़ी थी, जैसे कहा कि काइफोसिस का होना, राउंड शोल्डर का होना, ठीक है, लोडोसिस और अलग अलग जो जितनी भी हमारे पोस्चरल डिफॉर्मिटी है वो नहीं होगी। वो इसीलिए होती है क्योंकि आपका मसल इम्बैलेंस होता है। ठीक है। अगर आपका मसल इम्बैलेंस नहीं होगा, प्रॉपर मसल कॉम्पोजिशन होगा आपका, तो आपके अंदर ये पोस्चरल डिफॉर्मिटी नहीं आएगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव रिएक्शन टाइम, अगर आपके बॉडी मसल्स जो है वो ज़्यादा एक्टिव है, रेगुलर एक्सरसाइज पे रहते हो, तो इससे आपको दो फायदे होने वाले हैं। एक तो आपके ब्रेन को आदत बनेगी एक सिग्नल पैटर्न बनाने की, और वो जब ये सिग्नल पैटर्न बनाना सीख जाएगा तो आप यूँ एक्टिविटीज़ कर पाओगे। ठीक है। दूसरा चीज़ क्या होगा, इसके साथ आपका मसल जो होगा वो ज़्यादा एनर्जी को स्टोर कर पाएगा, जिसके साथ एकदम से बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी जो करना है वो आप और बेटर तरीके से कर पाओगे, तो आपका ओवरऑल जो रिएक्शन टाइम है वो इम्प्रूव हो जाता है, यानी ओवरऑल आपका जो स्पीड होगा वो और इम्प्रूव होकर दिखेगी आपको। तो ये कुछ फ़ायदे थे हमारे मस्कुलर सिस्टम के। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइजेज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे
एक्सरसाइजेस के क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर मैं एक बार रिमाइंड करा दूं तो हमारे लंग्स और हमारा हार्ट जब ये एक साथ मिल के काम करता है तो इस सिस्टम को कार्डियो यानी कार्डियक मसल हमारी, और रेस्पिरेटरी यानी हमारा ये रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म है, जब ये साथ में वर्क करता है तो इसको कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम बोला जाता है। अगर आप लंबे टाइम तक रेगुलर कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी करते रहोगे, यानी फॉर एग्जांपल मैंने एक गोल बना लिया अपना गोल बना लिया क्या, रोज़ मैं 5 किलोमीटर दौड़ूंगा। अगर मैं रोज़ 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ, मैं एक लंबे टाइम तक अगर ऐसा करता रहूँ तो मेरी बॉडी उसके अकॉर्डिंगली अडेप्ट करेगी। अगर मैं इसको धीरे धीरे बढ़ाऊं, 5 की जगह 6, 6 की जगह 7, तो मेरी बॉडी के अंदर क्या चेंज आएंगे, मेरा हार्ट का साइज इंक्रीज हो जाएगा। यानी मेरा हार्ट जो छोटा था वो उसका साइज भी बड़ा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बॉडी को लगेगा कि भाई ये तो रोज भागता है, इसकी बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, हार्ट का साइज बड़ा करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड इसके अंदर आ पाए और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन और ज़्यादा बेटर हो पाए। डिक्रीज हो जाएगा रेस्टिंग हार्ट रेट। व्हाट इज रेस्टिंग हार्ट रेट? जब मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, मैं बैठा हुआ हूँ, तब भी मेरे अंदर हार्ट रेट जो है वो चल रहा है, मेरा हार्ट, ठीक है, वो मेरी बॉडी को जिंदा रखने के लिए जो चल रहा है वो हार्ट रेट बताता है मेरा रेस्टिंग हार्ट रेट। अब ये रेस्टिंग हार्ट रेट अगर जितना कम होगा, मैं फिजिकली उतना ज़्यादा बेटर हूँ, ठीक है, मेरा हार्ट उतना ज़्यादा एफिशिएंट है। कैसे? अगर मान लो मैं अभी स्टेबल हूँ, मेरा हार्ट 60 बीट्स पर मिनट दौड़ता है, तो इसका मतलब मेरे हार्ट को 60 बीट लगते हैं मेरे को बिना किसी एक्टिविटी के सस्टेन करवाने में। लेकिन मान लो अगर मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा और मेरे हार्ट का जो 60 बीट ना होके 40 बीट्स में ही काम हो जाता है, इसका मतलब तो उसको 20 बीट कम देना पड़ रहा है मेरे को सेम एक्टिविटी करवाने के लिए। इसका मतलब ये वाला जो हार्ट है जो कि 40 बीट में काम कर रहा है वो तो ज़्यादा एफिशिएंट हुआ, वो ज़्यादा बेटर काम कर रहा है। तो हमारा रेस्टिंग हार्ट रेट जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज एट रेस्ट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? एक बार में मेरा हार्ट कितना ब्लड पंप कर देता है, तो वो होता है मेरा स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी हमारा इंक्रीज हो जाता है। हमारा टोटल कार्डियक आउटपुट इज 1 मिनट के अंदर हमारा टोटल कितना कार्डियक आउटपुट है, मतलब कितना बार हमारा हार्ट बीट होगा, कितना ब्लड को जो फ्लो आउट कर देगा, तो वो जो होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होगा हमारा ब्लड फ्लो, डिक्रीज हो जाएगा हमारा ब्लड प्रेशर, क्योंकि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज पे रहोगे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो एक रेगुलर मेंटेन रहेगा। जो आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है जो कि वीन्स के अंदर, जो कि आपके ये एज ए फैट जो एक्यूमुलेट हो जाते थे, जो कि वीन्स को कॉन्ट्रैक्ट करते थे ताकि हमारा ब्लड जो है वो अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता था, अब वो जो ये जो पाइपलाइन थी हमारी वीन्स की, ये क्लियर हो जाएगी, ये फैट एक्यूमुलेट नहीं हो पाएगा क्योंकि आप रेगुलर एक्सरसाइज पे हो, और ब्लड जो है वो फ्रीली और अच्छी तरीके से मूव हो पाएगा, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट है इसके के अंदर कि आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम के अंदर आपका जो आरबीसी काउंट था, जो रेड ब्लड सेल काउंट है, वो और अच्छा हो जाएगा ताकि आप बेटर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन कर पाओ। आप क्विकर रिकवरी कर पाओगे, जो जहाँ पे आपको थक के अगर आप कोई काम करते थे तो आपको 1 मिनट का टाइम लग रहा था, मान लो अगर कोई भी एक्टिविटी से वापस रिकवर होने में, तो ये टाइम धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा जैसे जैसे आप रेगुलर एक्सरसाइज पे रहोगे। फिर आता है इंक्रीज इन टाइडल एयर कैपेसिटी, डिक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन। इंक्रीज इन टाइडल एयर कैपेसिटी का मतलब है कि हमारा जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कि मैं अपने लंग्स के अंदर ला पाता हूँ वो भी इंक्रीज हो जाएगा। हमारा रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है, मैं एक बार में कितनी सांस ले रहा हूँ, तो ये रेट जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, मैं कम सांस में ही काम कर लूँगा। यूज़ ऑफ एलोविलीज बिकेम एक्टिव। जो अनयूज्ड एलोविलीज थे, जो एलोविलीज क्या करते थे काम, अगर याद करोगे आप पुराने चैप्टर्स को तो आपको याद होगा हमारे लंग्स जो थे उसके अंदर ब्रोंकाइटिस, ब्रोंक्यूल्स ये सब होते थे। ब्रोंक्यूल्स के बाद जो फर्दर डिवीजन होता था उसको लास्ट डिवीजन होता था, जो कि एक मैं क्या बताऊँ, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता था ऐसे ऐसे, ठीक है। वो बलून लाइक स्ट्रक्चर जो होता था वो एलोविलीज होते थे, जो कि क्या काम करते थे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करते थे, ऑक्सीजन का इंपोर्ट करना और कार्बन डाइऑक्साइड के वेस्ट को वापस से कैपिलरीज के अंदर छोड़ने का काम करते थे। तो ये जो इनएक्टिव थे एलोविलीज वो और एक्टिव हो जाएंगे, तो आपका ज़्यादा ऑक्सीजन सैचुरेशन होगा, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी आपकी एंड्योरेंस। तो ये कुछ फ़ायदे थे आपके कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे लगातार वर्क करने के। इसके अलावा कुछ और फ़ायदे हैं जो कि इसी के हैं, मतलब कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे वर्क करने के। आपका
रिड्यूसल एयर वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, हमारी लंग्स की एफिशिएंसी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, आप अच्छी तरीके से ऑक्सीजन को डिलीवर करोगे। वेस्ट मटीरियल जो होता है, जो कि हमारा रेस्पिरेटरी वेस्ट होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, उसका निकलना और बेटर हो पाएगा, वाइटल एयर कैपेसिटी इंक्रीज़ होगा और आपका मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक यानी VO2 मैक्स जो होगा वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये थे ओवरऑल सारे के सारे बेनिफिट्स हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम के। आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसी टॉपिक के अंदर स्पोर्ट्स इंजरीज़ का। तो हम जानेंगे कुछ कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज़ के बारे में। तो स्पोर्ट्स इंजरी क्या है? कोई ऐसी इंजरी जो कि हमें या तो स्पोर्ट्स खेलते टाइम होगी हो या उसके प्रैक्टिस करते टाइम या तो कोई टूर्नामेंट करते टाइम, जो भी इंजरी स्पोर्ट्स के मतलब कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करते टाइम हो जाती है तो हम उसको बेसिकली स्पोर्ट्स इंजरी का नाम दे देते हैं। अब इसको क्लासीफाई किया गया है 3 कैटेगरीज के अंदर। फर्स्ट आपके पास सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, सेकंड आता है बोन इंजरीज और थर्ड आता है जॉइंट इंजरीज। बारी बारी से हम सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले हम जान रहे हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के बारे में। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के अंदर हमारे पास आता है कंट्यूजन, एब्रेशन, लेसरेशन, इंसिजन, स्ट्रेन एंड स्प्रेन। ये कुछ कॉमन इंजरीज है जो कि आपके सिलेबस के अंदर है। तो हम केवल इसी इंजरीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कंट्यूजन का। तो कंट्यूजन क्या है? कंट्यूजन एक मसल इंजरी है जिसके अंदर आपकी बॉडी पे या तो कोई एक डायरेक्टली हिट, ऐसा कुछ डायरेक्ट हिट लग जाए, या फिर आपका कोई एक माइनर सा एक्सीडेंट हो जाए, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जनरली जो इंजरीज होती है ना वो कॉम्बैट स्पोर्ट के अंदर बहुत कॉमन है, जिसके अंदर लड़ाई झगड़े वाला जो स्पोर्ट होता है उसके अंदर, क्योंकि टकराना, लगना वो बहुत कॉमन चीज़ है। तो कॉम्बैट स्पोर्ट के अंदर ये बहुत कॉमन इंजरी है। इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो ब्लड वेसल जो होता है, जो मसल के अंदर होता है वो ब्रोक हो जाता है, जिसकी वजह से मसल के अंदर ही अंदर जो ब्लड होता है वो ब्लीड करता है और ब्लीड होने की वजह से उस जगह, एक पर्टिकुलर जगह पे वहाँ पे ब्लड का और बाकी फ्लूइड्स का स्टिमुलेशन, मतलब स्टिफनेस हो जाएगी, वहाँ पे थोड़ी स्वेलिंग आ जाएगी, थोड़ा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा और ये कुछ ऐसा दिखने लगता है हमें। ठीक है, तो इसको बोला जाता है कंट्यूजन। अब ये जो कंट्यूजन है इसका अगर प्रिवेंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ आपको चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर वार्म अप करोगे प्रैक्टिस या एक्सरसाइज या ट्रेनिंग से पहले तो अच्छा रहेगा। अगर आप कंडीशनिंग आपकी बहुत अच्छी है, आप अच्छे इक्विपमेंट का यूज़ करते हो, गुड क्वालिटी इक्विपमेंट का यूज़ करते हो, अच्छा अगर आपका प्ले फील्ड है, आपके शूज़ अच्छे हैं बहुत कि उनकी ग्रिप अच्छी बनी रहे, आप गिरे ना बार बार, एथलीट जो है वो बहुत, अगर आप साइंटिफिकली ट्रेन करोगे तो इन सब चीज़ों की वजह से आप जो है अपने आप को कंट्यूजन जैसी इंजरी से बचा सकते हो। ठीक है, अगर ये कंट्यूजन आपको हो जाता है तो इसके ट्रीटमेंट के लिए आप क्या करोगे? तो ट्रीटमेंट के लिए आप कोल्ड कंप्रेशन का यूज़ कर सकते हो इमीडिएटली। उससे क्या होगा, अगर आप दिन में 5 से 6 बार आप लगातार उस पर आइसिंग करते हो या कोल्ड कंप्रेशन करते हो, लेकिन ये जो 5 से 6 बार करोगे आप, इसके अंदर आपको 20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना, बर्फ़ को लगा के नहीं रखना, नहीं तो वहाँ पे वो स्किन जो होती है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाती है आइस की वजह से, तो वो काला पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, आप आइसिंग करो लेकिन उसको 20 मिनट से कम के लिए करो और दिन में 4 से 5 बार 6 बार तक कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपको जो एकदम से जो पेन हो रहा था वो पेन होना बंद हो जाएगा, जो स्वेलिंग थी वो स्वेलिंग गायब हो जाएगी और आपका रिकवरी में आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब होता है जो स्किन का जो छिल जाना होता है, एकदम से स्किन जो रब ऑफ हो जाती है उसको एब्रेशन बोला जाता है। ये जनरली बास्केटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, जहाँ पे भी एकदम से ग्राउंड पे गिरने वाला चीज़ हो जाता है ना, वहाँ पे हमारी स्किन रब ऑफ हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं एब्रेशन। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एब्रेशन। ओके, अब इस एब्रेशन का
अब इस एब्रेजन को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? अगर आप अच्छे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का यूज़ करोगे तब आपको नहीं होगा। ऑफिशिएटिंग अच्छी होगी, जहाँ पे बीच में प्लेयर ना टकराएं, अच्छे से वो खेल रहे हो, जो रेफरी है वो भी इन सब चीज़ों का अच्छे से ध्यान देगा, तो आप इनसे इंजरीज से बच सकते हो। एथलीट अगर आपस में केयरफुल और अलर्ट होकर खेले, रूल्स रेगुलेशन का फॉलो करे, तब भी आप इंजरीज से बच सकते हो। आपको है ना कोई एक्सपोज्ड स्किन नहीं रखनी चाहिए कोई भी ऐसा गेम खेलते टाइम। यानी आप हाफ टी शर्ट और निकर पहन के खेलोगे तो आपको चोट लगेगी। आप स्लीव्स डाल लो, ठीक है, इनर्स पहन लो, तो उससे क्या होगा, जो एक्सपोज स्किन है जितना कम होगा आपकी स्किन होने के चांस उतने कम हो जाएंगे, ठीक है। और अपने करंट फिटनेस लेवल से ज़्यादा पुश नहीं करना, आपको थोड़ा पुश करना चलता है, लेकिन आप एक्सट्रीमली जाओगे तो क्या होगा, आपका बॉडी आपका साथ नहीं देगा उस एक्टिविटी में और आप इंजरी के भागीदार होने वाले हो, ठीक है। चलिए अब जानते हैं, अगर आपको ये एब्रेजन हो गया तो आपको करना क्या है। तो सबसे पहले तो उस पार्ट को क्लीन करो और एक स्टेरिलाइज गॉज को लेके उसको अच्छे से साफ़ कर लो। जब साफ़ हो जाए तो उसको ड्राई करो और कोई भी एक मेडिकल ऑइंटमेंट लगाओ, यानी कोई भी क्रीम से उसके ऊपर लगा के उसको, ताकि उसमें कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी ऐसा इन्फेक्शन होने का खतरा जो है वो ख़त्म हो जाए। फिर एक पट्टी लेके आप उसको पर अच्छे से ड्रेसिंग कर सकते हो। आप डॉक्टर के पास विजिट कर सकते हो चेक कराने के लिए कि आपको टिटनेस के इंजेक्शन की ज़रूरत है या नहीं है। तो टिटनेस के इंजेक्शन की ज़रूरत है तो लगवा लो उसको, तो आपकी जो इंजरी है ना वो और अच्छी तरीके से जल्दी हील हो पाएगी। नेक्स्ट आता है आपके पास लेसरेशन। लेसरेशन क्या है? जब एक मेजर इर्रेगुलर कट लग जाए आपकी बॉडी पे किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से, तो उसको बोला जाता है लेसरेशन। ये थोड़ा ना डेंजरस होता है क्योंकि यहाँ पे मतलब एक बहुत शार्प कट लग जाता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ना ब्लीडिंग जो होती है वो हो सकता है कि एक्सेसिव हो सकता है कि ना भी हो, क्योंकि जब एकदम से जब कट लगता है ना तो हमारी बॉडी जो होती है वो शॉक में चली जाती है। तो शॉक में चली जाती है तो वो सारे वीन्स को और जितने भी हमारे आर्टरीज होते हैं उनको कंप्रेस कर देती है। अब आर्टरीज अगर कंप्रेस हो गए तो आपका ब्लड जो होगा वो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जो पाइपलाइन था वो पाइप मैंने बंद कर दिया है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड फ्लो है वो कम होता है, लेकिन लेसरेशन होता बहुत खतरनाक है। तो लेसरेशन के लिए क्या करना है आपको, पहले तो अगर भाई आपको लग रहा है कि ये आपके कंट्रोल में है, इतना ज़्यादा मेजर नहीं है, तो आप उसके ऊपर डायरेक्ट प्रेशर पुट करो 15 मिनट्स के लिए और उसको फिर प्रेशर लगा के रखो, फिर एकदम से हटाओ, फिर देखो क्या ब्लीड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर ब्लीड हो रहा है तो उसको दोबारा से क्लीन करो, फिर से प्रेशर डालो और फिर से हटाओ। तो ये एक्टिविटी आप बार बार करते रहोगे, आप चेक करोगे अगर उसका ब्लड रुक रहा है कि नहीं रुक रहा। अगर आपको लग रहा है कि वो नहीं रुक पा रहा तो आप सीधा डॉक्टर पे विजिट करोगे। आपको कोई उसके लिए कुछ मतलब ढिलाई नहीं बरतनी, ठीक है। आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है। डॉक्टर जो होगा वो आपको पेन किलर देगा और तरीके से उसका ट्रीटमेंट करेगा। अगर स्टिचेस की ज़रूरत होगी तो वो स्टिचेस भी कर पाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंसीजन। इंसीजन भी एक शार्प ऑब्जेक्ट से कट लगता है, लेकिन ये कट जो होता है डायरेक्टली आर्टरीज और वीन्स पे लगता है। तो जैसा हमने देखा था लेसरेशन के अंदर ब्लड जो था वो कम फ्लो हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो ब्लड होगा वो बहुत रैपिडली फ्लो होगा, लगातार ब्लड निकलता रहेगा आपकी बॉडी से। जब ऐसा ब्लड निकलता रहता है तो हम बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, आपको कोशिश करनी है कि जहाँ से ब्लड बाहर आ रहा है उस एरिया को क्लीन कर दो, ठीक है। क्लीन विद द आयोडीन और कोई भी ऐसा स्पिरिट लेके उसको, कोई भी लिक्विड सा लेके उसको क्लीन करो और देखो कि मतलब ब्लड अभी भी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। उसकी बैंडेजिंग कर दो, लेकिन फिर भी अगर ब्लड निकल रहा है, आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे सीधा का सीधा डॉक्टर के पास विजिट करना है, क्योंकि इन सीजन पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके टाँके लगते ही लगते हैं, जो आपके स्टिचेस हैं वो लगते ही लगते हैं। चलिए जानते हैं स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन क्या है, आप दो कॉमन टर्म आएगी, स्ट्रेन एंड स्प्रेन। उन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ध्यान से सुनना है। तो स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन एक मसल इंजरी है। स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन एक मसल इंजरी है जो कि ट्विस्टिंग पुलिंग ऑफ मसल और या टेंडन की वजह से हो सकती है। तो अगर आपको स्ट्रेन है तो वो मसल या टेंडन की वजह से हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इसके अंदर या तो माइल्ड टू सीवियर कैसा भी हो सकता है। माइल्ड के अंदर हो सकता है आपका मसल पुल हो जाए, टेंडनाइटिस हो जाए, लेकिन अगर सीवियर होगा तो हो सकता है मसल रैप्चर हो जाए। तो अगर आपका ये बाइसेप है तो ये बाइसेप अगर मान लो यहाँ से टीयर हो गया तो बाइसेप यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएगा, ये जो कर्व है ये सारा कुछ गायब हो जाएगा, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। तो ऐसा बहुत देखने में आपको बहुत खतरनाक लगेगा, तो आप समझ पाओगे कि उसकी सिवियरिटी कितनी है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेन होता है ये दो टाइप का होता है, एक्यूट एंड क्रॉनिक स्ट्रेन।
अब हम जानते हैं दोनों के बारे में कि अब इसको प्रिवेंट कैसे करना है, या इसके अगर हो जाए तो उसके लिए हम क्या ध्यान रखेंगे। तो प्रिवेंशन के लिए हमें प्रॉपर वार्म अप की ज़रूरत होती है। अगर अच्छी कंडीशनिंग करोगे, अच्छे इक्विपमेंट का यूज़ करोगे, गुड क्वालिटी इक्विपमेंट होगी, प्ले फील्ड बहुत अच्छा होगा, एथलीट जो होगा साइंटिफिकली ट्रेन करता है, ठीक है, अटेंटिव होगा, ऑफिशिएटिंग अच्छी हो, तो ये सारी टेक्निक्स का अगर यूज़ होगा, ये सारे मेथड्स का यूज़ होगा, ये सारे पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखोगे तो आप किसी भी स्पोर्ट्स इंजरी को प्रिवेंट कर सकते हो। तो ये पॉइंट आप किसी के अंदर भी लिख सकते हो, ये सब जगह चलेंगे आपके, ठीक है। स्ट्रेन के लिए भी यही पॉइंट्स है। ओके, अब स्ट्रेन का ट्रीटमेंट के लिए एक थेरेपी होती है जिसको बोला जाता है प्राइस थेरेपी। प्राइस के अंदर पी जो होता है वो होता है प्रोटेक्शन, यानी आपके जहाँ पे मान लो अगर बस बाइसेप टियर होता है तो इस बाइसेप को प्रोटेक्ट करके रखना है, इस पर कोई और मतलब फर्दर इंजरी के चांस ना हो, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करके रखना है। रेस्ट देना है, आपको कोई बाइसेप की एक्टिविटी नहीं करनी होगी। जहाँ भी मसल का टियर हो जाए, या आपको मसल पुल हो जाए, या टेंडन पुल हो जाए, या टेंडन टियर हो जाए, तो आप उसको रेस्ट दो, ठीक है। आइसिंग करो ताकि आपको पेन ना हो, स्वेलिंग ना हो। कंप्रेशन करो, उसको दबा के रखो ताकि वो जो ब्लड फ्लो जो हो वो रुक पाए उस पर, मतलब बहुत ज़्यादा आपका पेन ना रहे। एलिवेट करके रखो उस बॉडी पार्ट को, उससे क्या होगा, जो मसल रिकवरी होती है वो थोड़ा इम्प्रूव हो पाता है, ठीक है। तो ये था हमारा प्राइस थेरेपी। अब हम बात कर रहे हैं इसी के स्ट्रेन के अंदर, जो हमने बात करी अभी स्ट्रेन, इसी से बहुत मिलता जुलता ही है स्प्रेन। हमने देखा था स्ट्रेन जो था वो एक मसल या टेंडन इंजरी था, जबकि स्प्रेन जो होता है ये एक लिगामेंट इंजरी होता है। लिगामेंट क्या होता है, जो भी हमारी दो बोन होती है, मान लो ये हमारी दो बोन है, इन दोनों बोन को कनेक्ट करते हैं लिगामेंट, ताकि ये अपना एक जॉइंट को स्टेबल बना पाए। हमारे जॉइंट को स्टेबल बनाने के लिए हमारे जॉइंट के बीच में दो बोन को कनेक्ट करने के लिए लिगामेंट्स होते हैं। ये लिगामेंट कई बार होता है, या बहुत सीवियर केस के अंदर ये टियर हो जाएगा, ठीक है। अगर बहुत माइल्ड होगा तो ये पुल हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको बहुत पेन होगा, बहुत स्वेलिंग आ जाएगी, हद से ज़्यादा आपका जॉइंट सूज जाएगा, आपका रेंज ऑफ मोशन ख़त्म हो जाएगा। ये जनरली ट्विस्टिंग और फॉलिंग की वजह से होता है, ठीक है, किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर। तो आपको इसके अंदर करना क्या है, तो इसको प्रिवेंशन के लिए आपके सारे वही पॉइंट्स रहेंगे कि आप अगर प्रॉपर वार्म अप, कंडीशनिंग, अच्छे इक्विपमेंट का यूज़ करो, अच्छी ग्रिप के शूज़ यूज़ करो, प्ले फील्ड आपका अगर स्लिपरी ना हो, अटेंटिव होके अगर आप खेलोगे, ठीक है। अगर आप फटीग पे पहुंच चुके हो तो आप गेम को बंद कर दो। आपका 2 मिनट का और एफर्ट आपको 6 महीने पीछे पहुंचा सकता है अगर आपको इंजरी हो जाएगी तो, ठीक है। अपनी एक हेल्दी वेट को मेंटेन करो, कोशिश करो कि आप ना गिरो, एक प्रॉपर ग्रिप और वेल फिटेड शूज़ का यूज़ करोगे तो आप इन सारी इंजरीज़ को प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए जो फुटबॉलर्स होते हैं, जो भी और होते हैं, उनके शूज़ के नीचे स्पाइक्स होते हैं ताकि उनका एक ग्रिप मेंटेन रख पाए, ठीक है। अब अगर ये हो जाए तो आपके ट्रीटमेंट के लिए आपके पास 2 थेरेपीज आती है। एक आता है प्राइस थेरेपी, दूसरा आता है माइस थेरेपी। जो प्राइस थेरेपी है उसके बारे में हमने देखा, इसके अंदर प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन होता है। तो इसका फर्स्ट वर्ड्स को देखोगे तो ये प्राइस बनाता है, जबकि माइस के अंदर मोबिलाइजेशन, आइसिंग, कंप्रेशन और एलिवेशन का यूज़ किया जाता है। अगर आपका जो इंजरी है वो इतना सीवियर नहीं है कि आपको सर्जरी के स्टेज पर पहुंचो, तो आप उस पॉइंट को मोबिलाइज करो कि मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट मत होने दो, मूवमेंट करते रहो, उस पर आइसिंग करो, उसको कंप्रेस करके रखो, और जब सोते हो तो अपने हार्ट लेवल से आपको उसको ऊंचा उठा के रखना है। जब ये सब करोगे तो आपका बहुत जल्दी स्प्रेन जो होगा वो हील होने लग जाएगा। तो ये था हमारा सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी। अब हम बात कर रहे हैं हम कुछ बोन इंजरीज के बारे में। तो बोन इंजरीज के अंदर हम कुछ फ्रैक्चर्स के बारे में बात करेंगे। जो फ्रैक्चर्स आपके सिलेबस में है वो है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, कम्यूटेड फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर और इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। बारी बारी से हम सारे फ्रैक्चर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहला आता है हमारे पास स्ट्रेस फ्रैक्चर। ये एक ऐसा स्ट्रेस फ्रैक्चर है जहाँ पे हमारी बोन जो होती है वो क्रैक हो जाती है। ये जनरली जहाँ पे भी हाई कॉम्बैट स्पोर्ट होता है जिसके अंदर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, जैसे कि टाइकोंडो, जूडो, जो भी ये मार्शल आर्ट्स वाले गेम है, MMA, ठीक है, इन सब के अंदर जहाँ पे भी ये होता है तो आपका अगर डायरेक्ट हिट लगेगा तो आपका बोन टूट सकता है, ठीक है। ये जनरली हील हो जाता है खुद, लेकिन अगर आपको हील ना हो तो आपको प्लास्टर की ज़रूरत पड़ सकती है और 2 महीने तक का ये हीलिंग टाइम ले सकता है।
ठीक है। इसके ट्रीटमेंट के लिए आप इसको एलिवेट करके रखोगे, आइसिंग करोगे, पेन किलर्स का यूज़ करोगे, और जब आपका अगर प्लास्टर लगा तब तो आप मोबिलाइज नहीं कर सकते। अगर प्लास्टर की जगह स्प्लिंट लगा है तो आप उसको हटा के बार बार थोड़े थोड़े टाइम पे उसको मोबिलाइज करते रहोगे, ताकि ब्लड का फ्लो जो होगा उस पर बना रहे और अच्छे तरीके से वो मूव हो पाए। ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा तो उसका हील जो होगा वो जल्दी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर। ये फ्रैक्चर होता है बोन के बेंड होने की वजह से। ये जनरली बच्चों के अंदर देखा जाता है जिनकी बोन जो होती है थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, तो बोन बेंड होते 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 टूट जाती है, ठीक है। इसको बोला जाता है ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर। इसके अंदर आपको मोबिलाइजेशन की ज़रूरत होती है और स्प्लिंट की तरह से इसको ट्रीट किया जाता है, इसको ठीक किया जाता है। इस टाइप के फ्रैक्चर के अंदर आपका रिमूवेबल स्प्लिंट दिया जाता है, ताकि आप इसको रिमूव करके दोबारा से इसको लगा पाओ और आपको मोबिलाइजेशन को मेंटेन रख पाओ। जनरली 8 वीक ले लेता है ये हील होने के अंदर और दोबारा से वापस आपको दोबारा से एक्टिविटी के अंदर आने में, ठीक है। इसके बाद आता है कम्यूटेड फ्रैक्चर। इसके अंदर जो हमारी बोन होती है वो 2 या 2 से ज़्यादा पीसेस के अंदर टूट जाती है, ठीक है। तो जब ऐसा कुछ फ्रैक्चर हो जाएगा तो उसको बोला जाएगा कम्यूटेड फ्रैक्चर। अब ये कम्यूटेड फ्रैक्चर होता है, इसको मैनेज करना बहुत हार्ड होता है, क्योंकि इसके जो बोन के वो पीसेस होते हैं ना वो बिखर जाते हैं। अब वो आपके मसल्स के अंदर चुभेंगे, कभी कुछ होगा तो वो आपको पेन देते रहेंगे। तो इसके अंदर इमोबिलाइज कर दिया जाता है, वहाँ पे प्लास्टर ही यूज़ किया जाएगा, कोई और मेथड नहीं, ठीक है। आप स्प्लिंट नहीं करोगे, इसको मोबिलाइज नहीं करोगे, इसको फिक्स कर दोगे और बिल्कुल इमोबिलाइज कर दोगे, क्योंकि आपके जो ये बोन के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना ये अलग अलग मसल में चिपकेंगे ना, तो आपको बहुत पेन करेंगे। एंटीबायोटिक्स और पेन किलर का यूज़ होगा और जनरली ये कुछ महीने ले लेता है पूरी तरीके से रिकवर होने में। और रिकवर होने के बाद भी अगर बोन जुड़ गई तो आप डायरेक्टली इस पर वेट नहीं डालोगे, आप फिजिकल थेरेपीज़ पे जाओगे, फिजियोथेरेपीज़ पे जाओगे और धीरे धीरे स्ट्रेंथ डालना स्टार्ट करोगे। नेक्स्ट आता है इसके अंदर ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ये फ्रैक्चर एक ऐसा फ्रैक्चर है जो कि हमारे स्पाइन के अंदर हो सकता है और ये जनरली हमारा थोरैसिक या लंबर स्पाइन के अंदर देखा जाता है। यानी थोरैसिक यानी हमारा जो अपर रीजन है और लंबर यानी हमारा लोअर बैक, इन दोनों के अंदर ही ये जनरली फ्रैक्चर को देखा जाता है। और जो स्पाइन रिलेटेड फ्रैक्चर होता है ये बहुत खतरनाक होता है। तो इसके अंदर अगर आपका कभी भी ऐसा हो जाए तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना और कोशिश करनी है जल्दी से जल्दी आप हॉस्पिटल पे जाओ, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप हॉस्पिटल विजिट करो ताकि आपका डॉक्टर जो है वो एग्जामिन कर पाएगा, ठीक है। अगर आपका मल्टीपल फ्रैक्चर है स्पाइन पे तो वो आपके स्पाइनल कॉर्ड को भी डैमेज कर सकती है, और अगर स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होती है तो वो एक बहुत सीरियस कंडीशन हो जाएगा पूरी बॉडी के लिए। आपकी पेन और स्टिफनेस रहेगा, कंप्लीट रेस्ट की ज़रूरत होती है, कोई भी एक्टिविटी आप करोगे नहीं। नेक ब्रेसेस, बैक ब्रेसेस का यूज़ किया जाएगा ताकि आप मूवमेंट ना करो, और एक्सरसाइज लगातार आप करोगे जब वो आपका धीरे धीरे हील होएगा, ठीक है, ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ को दोबारा से वापस हासिल कर पाओ और रिकवरी में और बेटर हाथ निभा पाओ। चलिए अब जानते हैं हमारा ऑब्लिक फ्रैक्चर के बारे में। इसके अंदर जो हमारी बोन होती है वो सीधे ना टूट के एक डायगनली टूट जाती है। अब डायगनली टूट जाती है और ये जनरली लॉन्ग बोन्स के केसेस के अंदर होता है। जो हमारी लंबी लंबी बोन्स होती है, ह्यूमरस, हमारी टिबिया, इन सारी बोन्स के अंदर जनरली ये टाइप का फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो होगा वो मिनिमम डैमेज की ज़रूरत होती, मतलब ज़्यादा डैमेज होता नहीं इसके अंदर। हमारा प्लास्टर जो होता है वो इसको ठीक कर देता है। कई बार होता है कि अगर बहुत ज़्यादा डैमेज है तो आपका सर्जिकल मेथड यूज़ होगा और एक मेटालिक रॉड डाली जाएगी इन दोनों को वापस जोड़ के, और फिर पूरी मसल पे दोबारा से प्लास्टर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आता है इसके बाद इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, जिसके अंदर हमारे बोन का जो एंड होता है वो इस तरीके से टूट जाता है कि जो नीचे वाली बोन है वो इसके अंदर इम्पैक्ट होने लग जाएगी, घुसने लग जाएगी, ठीक है। अगर डैमेज कम है तो आप स्प्लिंट का यूज़ कर सकते हैं। उसको मोबिलाइज नहीं करना, आपको मूवमेंट को रिस्ट्रिक्टेड रखना है, मिनिमम मूवमेंट करनी है। और अगर सीवियर है तो आपके पास सर्जिकल मेथड के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसकी कॉजेज़ क्या है, ये किस वजह से होता है? किसी भी ट्रॉमेटिक, फोर्सफुल या अननेचुरल मूवमेंट की वजह से, लॉन्ग डिस्टेंस तक वॉक रन करने की वजह से, एकदम से हार्ड सरफेस पे गिरने की वजह से, और ऑस्टियोपोरोसिस यानी हमारी जो बोन मिनरल डेंसिटी है उसका रिड्यूस होने की वजह से। इसको रिड्यूस करने के लिए आप प्रॉपर वार्म अप करो, अच्छी कंडीशनिंग रखो। प्लेयर जो हो वो आप अगर
फटीग के स्टेट पे है तो कोशिश करो कि आप डिसकंटिन्यू कर दो, उसको कंटिन्यू मत करो एक्टिविटी को। अच्छी ऑफिशिएटिंग होगी, अच्छा बोन हेल्थ होगा, अच्छे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होंगे, अच्छा न्यूट्रिशन होगा, तो आपको ये सारी जो दिक्कत है बोन इंजरीज है, आप उन सारी इंजरीज को प्रिवेंट कर सकते हो। सारी बोन इंजरीज के बारे में बात कर रहा हूँ। अब आता है आपके पास जॉइंट इंजरीज। जॉइंट इंजरीज के अंदर मतलब ऐसा कोई पॉइंट जहाँ पे हमारे जॉइंट पे कोई भी ब्लो हो जाए, कोई हार्ड सरफेस पे हमारा जॉइंट टकरा गया, या कोई हमने फोर्सफुल थ्रो किया जिसकी वजह से मेरा जॉइंट पे दिक्कत हो गया, मेरे जॉइंट पे कुछ हिट हो गया, ठीक है। इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, हमारा डिसलोकेशन हो सकता है। अब डिसलोकेशन के कौन कौन से जॉइंट होते हैं, हमारे लोअर जॉ, हमारा शोल्डर जॉइंट, हमारा हिप जॉइंट, हमारा रिस्ट जॉइंट। जब ये डिसलोकेट हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, तो आपको कोशिश करनी है कि आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर वार्म अप करो, कंडीशनिंग करो, एथलीट जो अपना ध्यान रखे, अच्छे स्पोर्टिंग इक्विपमेंट का यूज़ करे और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे अच्छी तरीके से, ठीक है। कोशिश करें कि हिट ना हो, फिजिकल फिटनेस का अगर ध्यान रखोगे तो आप इन सारी इंजरीज़ को प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है। और डिसलोकेट हो गया है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करोगे, आपको उसको मूव नहीं करना। आपका ऐसा नहीं कि शोल्डर उतर गया, आप अक्षय कुमार बन रहे हो, इसको मैं दोबारा चढ़ा दूंगा और वापस चढ़ा दूँ, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको तुरंत जाना है और इमीडिएटली मेडिकल हेल्प लेनी है। उस जॉइंट को बिल्कुल भी मूव मत करो, प्रॉपरली उसको इमोबिलाइज करके, अगर आपको पेन हो रहा है तो आप उस पर आइसिंग कर सकते हो और बिल्कुल उसको फिक्स करके, ताकि वो जॉइंट बिल्कुल मूव ना हो और सीधा सीधा आप डॉक्टर के पास जाओगे। डॉक्टर उसको असेस करके वापस से, अगर उसके डिसलोकेट हुआ है तो वापस से उसको उसके सॉकेट के अंदर डाल के उसको ठीक करने का कोशिश करेगा। अगर नहीं हो सकता होगा तो वो प्रॉपर जजमेंट के साथ उसको जो भी फर्दर ट्रीटमेंट होगा उसके अंदर वो हेल्प करेगा। अब आप सभी के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, स्पोर्ट्स इंजरीज होने का कारण क्या है। आपको कुछ कारण को मेंशन करना है, कम से कम 4 कारणों का मेंशन करिए, 4 रीजंस को मेंशन करिए कि स्पोर्ट्स इंजरीज क्यों होती है। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो के अंदर। आप नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी किसी भी टाइप की परेशानी आती है आप मेरे को DM कर सकते हैं @भला इंसान पे, और आप मुझे मेल कर सकते हैं। बस इतना ही था आज की इस वीडियो के लिए। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।